जी। सुप्रभात। सुप्रभातम सभी को, मेरा सुप्रभात। VIPM के इस महत्वपूर्ण मंच से RAS 4th पेपर की तैयारी कर रहे और मुझे सुन रहे सभी छात्र छात्राओं का अभिनंदन। अब हम विस्तृत उत्तरात्मक जो प्रश्न हैं उसकी ओर बढ़ रहे हैं। मैं आज पत्र लेखन लूँगा। देखिए, पत्र लेखन को इन्होंने दो भागों में बांट रखा है, एक है प्रारूप लेखन, एक है पत्र लेखन। तो जो पत्र लेखन है, पत्र लेखन का जो आपका कार्यक्रम है, पत्र लेखन ये दो प्रकार का है। एक पत्र लेखन, प्रशासनिक पत्र, प्रशासनिक पत्रादि, और एक है प्रारूप। ठीक है, तो यही हम, इसमें कुल 4 हैं, इसमें कुल 4 हैं और इसमें कुल 4 हैं। इस तरह से इसमें से जो प्रश्न आते हैं आपके, इसमें से एक प्रश्न इसमें से आता है 10 अंक का, और एक प्रश्न इसमें से आता है 10 अंक का। तो 20 अंक का आपका ये पत्र लेखन है। इसमें आप देखेंगे, अभी मैं प्रारूप लेखन के बारे में कोई ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, इसको मैं इधर छोड़ देता हूँ। हम इस पे आते हैं। प्रशासनिक पत्र लेखन में क्या होता है, आप देखेंगे प्रशासनिक पत्र में आप देखेंगे ये जो चीज़ें हैं, ये कुल, इसके बारे में देखिए, पहले भ्रांतियों पे चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या भ्रांतियां हैं उस पे चर्चा करते हैं। प्रशासनिक पत्र की तैयारी करते हुए बच्चे जो हैं वो कई बार NCERT, राष्ट्रीय संक्षेप में यदि करें हम तो NCERT की पुस्तकें देखते हैं। क्या वो प्रशासनिक पत्र का जो उनका मानक है वो हमारे लिए मान्य है? दूसरा, आप राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें देखते हैं। राजस्थान बोर्ड वाली किताबें जो हैं, क्या उनमें ये पत्र लेखन है, क्या वो मान्य है? आप देखेंगे अखबारों में बहुत सारी सूचनाएं आती हैं। अखबारों में प्रकाशित जो पत्र आदि के प्रकार हैं, क्या वो आपके काम के हैं? या फिर क्या जो सचिवालय हैं, सरकारी जो विभाग हैं, उनके यहाँ खूब सारे पत्र लिखे जाते हैं, सचिवालयों के पत्र, क्या वो पत्र आपके काम के हैं? या फिर जो विभिन्न पुस्तकों में जो प्रारूप लिखा हुआ है, विभिन्न पुस्तकों में जो लिखित जो प्रकार है, जो प्रशासनिक पत्र आदि हैं, क्या वो मान्य हैं? किसे मान्य ठहराया जाए? ये हमारे पास एक समस्या है ना? तो इस समस्या से निजात पाने के लिए आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि इस तरह से जो चीज़ें हैं NCERT वाली, ये हमारे लिए मान्य नहीं है, क्योंकि हर राज्य के
हिंदी निदेशालय ने, हर राज्य के अधिकारियों ने केंद्र से मूल बातें तो ग्रहण करते हैं, लेकिन इसके बाद वो अपने हिसाब से उसमें परिवर्तन करके, परिवर्धन करके एक नए प्रकार का पत्र लेखन करते हैं। तो वो राज्य सरकार एनसीईआरटी की किताबों में लिखे के अनुसार काम करे आवश्यक नहीं है। एनसीईआरटी जो है हमारे लिए मानक नहीं है, विशेष करके पत्र लेखन के मामले में। इस तरह से राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तकें हैं उसमें एक तो पूरे पत्र लेखन की बात है नहीं, छिटपुट है, उसमें भी त्रुटियां हैं। राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तकें हैं, पता नहीं कौन से लोग लिखते हैं, भगवान जाने, इतनी तो अशुद्धियाँ हैं इनमें, न तथ्यात्मक बात है न कुछ है, तथ्यात्मक भी अशुद्धियाँ हैं और भाषाई त्रुटि तो इतनी ज़्यादा है कि पूछिए मत। राजस्थान सरकार के जो प्रकाशन है वो बढ़िया सा उदाहरण है गलतियों का। वो चाहे कुछ भी हो, कहीं से भी कुछ भी लिखते हैं, वो गलत ही लिखते हैं। पता नहीं कसम खा रखी इन लोगों ने कि हिंदी गलत ही लिखनी है, तो इस पर तो विश्वास किया ही नहीं जा सकता। मैं राजस्थान के अधिकारियों को साफ साफ बोलना चाहता हूँ कि कम से कम हिंदी का अपमान उनको इतना नहीं करना चाहिए जितना वो कर रहे हैं। राजस्थान बोर्ड की किताबों में हिंदी का सत्यानाश कर रखा है और नितांत अशुद्धियों की भरमार है। राजस्थान के हिंदी ग्रंथ अकादमी ने एक पुस्तक प्रकाशित कराई है, उसमें यदि ग्रामर की गलतियाँ देखने जाएँ तो शर्म से सिर झुक जाता है। यह बात एनसीईआरटी के साथ भी है, लेकिन उसमें कम झुकता है, इसमें ज़्यादा झुकता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि हम यही पढ़ते आ रहे हैं पिछले 20 साल से, 15 साल से, इसके अनुरूप ही पत्र लेखन करते हैं। बस वही बात है, सरकार पढ़ाती उड़ाती तो कुछ है नहीं, लेकिन जब वो प्रश्नोत्तर कराती है, जब वो परीक्षा लेती है तो कस के लेती है, एकदम मान्यता प्राप्त व्यक्ति से सख्ती के साथ चेक कराती है। यानी वो पढ़ाती तो है बहुत सामान्य लेवल की, बल्कि निकृष्ट कह सकते हैं, लेकिन जब परीक्षण कराती है तो बहुत ही उत्कृष्ट स्तर से परीक्षण कराती है और फेल घोषित कर देती है बच्चों को। तो बच्चे इसके चक्कर मरने पड़े। अखबारों में जो प्रकाशित चीज़ें हैं वो प्रशासनिक अधिकारियों और प्रशासनिक विभागों के ही चीज़ें वो प्रकाशित करते हैं, इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो दी हुई चीज़ें हैं और कुछ अखबार वाले अपने मन से योग्यता दिखा के जो छापते हैं वो भी गलत है। एक तो अखबार जो है ना वो अपने आप में गलत है। अखबारों को मानक हिंदी लिखनी नहीं आती और उनका कारण, उनका उसमें स्वार्थ है। उनके जो लोग हैं, उनके जो श्रोता हैं वो सामान्य संवर्ग के लोग हैं। 80 to 90% लोग वो होते हैं जो सामान्य संवर्ग के, उनका वो ज़्यादा ध्यान रखते हैं। भाषा की शुद्धता का उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो उनको पता है, हो सकता है संपादकों को पता हो कि शुद्ध ये है, अशुद्ध ये है, लेकिन अशुद्ध ही छापेंगे क्योंकि अशुद्ध ही ज़्यादा लोगों में ग्राह्य हो जाता है। तो अखबारों की छोड़ दीजिए, इसलिए सरकारी जो तामझाम है वही गलत है, तो अखबार की तो बात ही छोड़िए। अखबार वाले तो बिल्कुल व्यवसाय से प्रेरित होते हैं, उनसे शुद्धता की आशा नहीं कर सकते। तो अपनी भाषा बिगाड़नी हो तो आप अखबार पढ़ सकते हो, और आपको भाषा के तौर पे अखबार को देखना भी नहीं चाहिए, खाली सूचना लेनी चाहिए, है ना। ये मैं बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ये मैं बोल रहा हूँ जो जिसने 25-30 साल तक आरपीएससी को टॉप करके, जिसने 15 साल तक कॉलेज में पढ़ाया, जो आज 12 साल से आरएस को पढ़ा रहा है और जिसका स्टूडेंट हर बार टॉपर की सूची में रहता है, वो मैं बोल रहा हूँ, दीपक कुमार। ये ध्यान रखना चाहिए। ऐरा गैरा नत्थु खैरा कोई बोले तो बात आती। कोई भी व्यक्ति इतना श्रम करके, इतना स्वाध्याय करके, इतना दत्त चित्त होके काम कर रहा है हिंदी के लिए, तो मेरी बातों में प्रामाणिकता होनी चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप देखेंगे स्थिति इन्होंने उतनी अच्छी, मतलब हम देखिए, हमारा और आपका जो काम है ना वो बहुत ही उत्कृष्ट स्तर का काम है। हम चाहते हैं हिंदी और अंग्रेजी में आपके 150 नंबर आ जाएं, और आज तक नंबर आ रहे हैं 130 के आसपास। तो 150 नंबर लाने के लिए जिस अद्भुत रणनीति की आवश्यकता है, जिस शून्य स्तर की अशुद्धि की आवश्यकता है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। बाकी तो आप खूब पढ़ो, इसी में से लिख के आ जाओ, आपके 50% मार्क्स आ जाएंगे। यदि आप में थोड़ी सी क्रिएटिविटी है तो 50% आ जाएंगे। मैं 50% की बात नहीं कर रहा, मैं 70, 80, 90 तक जाने का प्रयास हमारा होना चाहिए, उस स्तर से मैं बात कर रहा हूँ। सचिवालयों के पत्र कैसे होते हैं? सचिवालयों में आपस में, वहाँ भी उन्होंने, सचिवालय में देखिए जो 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 प्रभावशाली हैं वो हैं,
प्रशासनिक अधिकारी जो अंग्रेजी माध्यम के लोग संख्या में ज़्यादा हैं, और जो अंग्रेजी माध्यम के नहीं भी हैं ना, वो भी खुद को अंग्रेजीदा सिद्ध करने के लिए, अंग्रेजी नहीं आती उनको, फिर भी अंग्रेजीदा सिद्ध करने के लिए वो अंग्रेजी का अनुसरण करते हैं। ये थोड़ा सा ये मेंटली वीक हैं ये लोग, जो हिंदी के होते हुए भी अंग्रेजी का पक्षधर हैं। ये इनकी बौद्धिक बेईमानी भी है और मानसिक कमजोरी भी है कि वो अच्छी हिंदी जान सकते हैं, लेकिन वो अंग्रेजी की तरफ अपना झुकाव दिखाते हैं। तो वो उनकी मानसिक गुलामीपन का द्योतक है, और दूसरा उनकी मानसिक कमजोरी का द्योतक है, और तीसरा उनके पिछलग्गूपन का द्योतक है। हिंदी अच्छी आती हुई भी वो हिंदी नहीं करते, अंग्रेजी करते, यद्यपि अंग्रेजी उनको अच्छी नहीं आती है। एनीवे, तो सचिवालयों के जो अधिकारी गण हैं वो देखो अंग्रेजी के अभ्यस्त हैं या अंग्रेजी में अभ्यस्त होने का नाटक करते हैं, जो भी है। एक बात। दूसरी बात, इनके आपस में ईगो इतने ज़्यादा हैं कि कभी भी एक तरह से एक नियम की पालना नहीं करते वो लोग। जैसे आप उठा के देखेंगे, मेरे पास सचिवालय में काम करने वाले कुछ साथी थे, वो यहाँ आरएस की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने पत्र दिए थे। मैं देख के दंग रह गया कि शिक्षा विभाग एक चीज़ को किसी अन्य तरह से लिख रहा है, और जो गृह विभाग है उसी चीज़ को दूसरी तरह से लिख रहा है, सार्वजनिक निर्माण विभाग उसको दूसरे ढंग से लिख रहा है, और आपका जो कृषि विभाग है वो उसे दूसरे ढंग से लिख रहा है। तो यहाँ पर जितने मुँह उतनी बातें, सचिवालयों के पत्रों की स्थिति है। तो आप देखिएगा, कभी भी देखिए, उठा के आप निविदा उठा लीजिए, आप पूरी तरह से भ्रांत हो जाएंगे पढ़ के कि वो कैसे निविदा के प्रारूप लिखते हैं। अखबारों में अलग अलग आता है। तो सचिवालयों के जो पत्र हैं उनमें एक रूपता नहीं है, और विभिन्न पुस्तकों में लिखित जो प्रारूप है वो कुछ सही हैं, कुछ गलत हैं। तो इन्होंने यदि इन्हीं में से किसी को लेके लिखा है तो फिर जाहिर है वो मिश्रित प्रकृति के हो जाते हैं, स्पष्टता नहीं रहती है। तो अब इतनी सारी स्थितियों के बाद आप कहेंगे साहब ये कौन सी नई बात करने जा रहे हो आप। तो मेरा ये कथन है कि प्रशासनिक पत्र आदि के मामले में इनका जो भाषा विभाग का एक है, भाषा विभाग का जो लेखन है, भाषा विभाग, हालांकि किसी भी स्थिति बड़ी खराब है, लेकिन पता नहीं शुरुआत के विद्वानों के द्वारा, भाषा विभाग में शुरुआती विद्वान थे, उन्होंने प्रयास करके पत्रादि लेखन, प्रारूप लेखन के बारे में काम कर रखा है। तो उनका जो प्रकाशन है यही प्रकाशन आरपीएससी के लिए मान्य प्रकाशन है। आरपीएससी जब भी अपना क्वेश्चन सेट करती है तो वो भाषा विभाग के प्रकाशन के अनुसार ही सेट करती है, उसके अनुसार ही उसे बनाती है, करती है। इसलिए भाषा विभाग के द्वारा जो प्रशासनिक पत्रादि लेखन का ढंग है वही हमारे लिए मान्य है। तो आपको इन सब से बच के, है ना, ये कोई भी आपको नहीं लेना है। आपको जो लेना है वो भाषा विभाग के प्रकाशन से करना है। ये जो अपना डॉक्टर राधा कृष्ण शिक्षा संकुल में अलग अलग शिक्षा विभागों के कार्यालय हैं। तो माध्यमिक का है, संस्कृत शिक्षा का है, कॉलेज विभाग का है, इनके सबके ऑफिस इसमें हैं। तो आप देखेंगे वहीं पर भाषा विभाग का भी एक सेक्शन है, तो वहाँ पे ये सब काम होता है और वो लोग इसको करते हैं। तो हमारा भाषा विभाग वाला जो प्रकाशन है वो मान्यता प्राप्त है हमारे लिए, वही हमें देखना चाहिए। तो हमने बहुत पहले देखा था, ब्लू कवर में उनकी एक पुस्तिका प्रकाशित हुई है, वो शायद 2 साल 4 साल में उसका वो रिवीजन भी करते हैं, शुद्ध भी करते हैं, कुछ करना होता है। अभी तो वही चल रहा है। अभी 2 साल से जब से कोरोना का प्रभाव व्याप्त है तब से कोई नया काम हुआ नहीं है, लेकिन भाषा विभाग वाला जो प्रकाशन है वही हमारे काम का है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं चूँकि इसी से हमें नंबर प्राप्त होने हैं, तो इसी को लेके हम आगे चर्चा करना चाहेंगे। तो इसमें मैं चाहूँगा कि इसके बारे में आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। हो सकता है इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो भाषा विभाग से मेल खाते हों, तो अच्छी बात है। अब ये बताओ कैसे पता चलेगा कौन सा मेल खाता है, कौन सा मेल नहीं खाता है।
ऐसे तो हमारा बहुत समय वेस्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, कौन सा मेल खा रहा है कौन सा नहीं खा रहा है। इसलिए आप पूरे को उड़ा ही दो आप तो, और भाषा विभाग वाले को मान्यता दे के आपको आगे बढ़ना है। तो जब हम लोग पत्र लिखते हैं, मैं आपको सच बता दूं कि यदि आपने इसका भी पैटर्न ले रखा है, सपोज आपने इनमें से किसी का ले रखा है, तब भी कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं हो रहा होता है, चलेगा, वो भी चल जाएगा। लेकिन भाषा और कंटेंट, भाषा और अंतर विषय, ये जो पत्र है, पत्र का जो अंतर विषय है, जो विषय वस्तु है, और उसकी जो भाषा है, उसकी शुद्धता है, वो तीन चीज़ बहुत मायने रखती है। मैं इसके 4 भाग कर सकता हूँ, तो आइए मैं इसको मिटा के जिस पे हमें जाना है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा नंबर ला सकें, उस पे हम आपको बात करना चाहेंगे। देखिए इसमें 4 चीज़ें हैं, है ना। एक तो शुद्धता, भाषा की शुद्धता, है ना, शुद्धता। और दूसरा है इसमें विषय वस्तु, विषय वस्तु, है ना। और तीसरा जो है ना, ये प्रारूप है। प्रारूप कौन सा आप लेने जा रहे हो, प्रारूप, है ना। और शब्द शुद्ध, शब्द सीमा, शब्द सीमा। मैं इसको स्पष्ट रूप से यहाँ लिख देता हूँ, आप इसे समझें। पत्र लेखन में जो हम लेने जा रहे हैं, शुद्धता, विषय वस्तु, प्रारूप और शब्द सीमा। शुद्धता, सबसे पहले हम लेंगे शुद्धता, दूसरा लेंगे हम विषय वस्तु, तीसरा लेंगे हम प्रारूप, और चौथा लेंगे हम शब्द सीमा। मैं सब पे डिस्कशन करने जा रहा हूँ, गौर से देखिए, क्योंकि आपके जो उत्तर लिखे जाएंगे उन उत्तरों में यदि ये चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए यदि इन सब पे विचार होता है तो आप नंबर ला सकते हैं 7/10, 8/10, 8.5/10, इस तरह के अंक आ सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको जो व्याकरण वाला जो पोर्शन है वो यदि बढ़िया है तो आप 7-8 के बीच में नंबर ला सकते हैं। पता चला आपका व्याकरण वाला पोर्शन जो 50 नंबर का है, जो 30 नंबर का अंग्रेजी का व्याकरण है या 50 नंबर का हिंदी का व्याकरण है, वो यदि सही नहीं है तो आप इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। वो भी सही नहीं है, फिर आपने इसमें भी जो है कोताही करी है, तो समझिए कि आप औसत में जा रहे हैं। 4 लाख बच्चों में आप 3.5 लाख में शामिल हैं, आप 50,000 में भी नहीं आ पाएंगे। तो हम तो उसके लिए देखिए, हमारी बात बिल्कुल स्पष्ट है। 4 लाख जो RS के बच्चे हैं, उन 4 लाख बच्चों में से जो मेरी बात है वो 1,000 के लिए है। बाकी जो 3,99,000 जो बच्चे हैं, 3,99,000, उनके लिए ये चीज़ नहीं है। और हमारी आदत है 3,99,000 में शामिल हो जाए। मैंने RS परीक्षा दी थी, पास किया, इंटरव्यू में रह गए, तो उनके लिए चीज़ नहीं है। ये बिल्कुल 1,000 के लिए है। और उसमें भी यदि आपको अतिशय विशिष्टता प्रदर्शित करनी है तो जाहिर है आपका जो है RS के पोस्ट कितने होते हैं, कभी 50 होता है, कभी 60 होता है, कभी 10 होते हैं। RPS के पोस्ट कितने होते हैं, कभी 100-125 इस तरह से होते हैं। तो टॉप जो 200-250 पोस्ट हैं उसके लिए यदि बात करें हम, तो वास्तव में ये निश्चित रूप से 3,99,800 लोगों के लिए तो बात ही नहीं है। हम केवल 200-250 के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए बहुत
क्लैरिटी, बहुत ज़्यादा सूक्ष्मता। इसलिए मैंने एक ही वाक्य में कहा कि एनसीईआरटी अनुकरणीय नहीं है, राजस्थान की बोर्ड की पुस्तकें अनुकरणीय नहीं है, क्योंकि वो गलती लिख के भी वो प्रामाणिक नहीं माने जाते। और आपके जो सचिवालय के जो विभागों के द्वारा निकाले गए जो पत्र हैं वो भी हमारे लिए प्रामाणिक नहीं हैं। और जो पुस्तकें उपलब्ध हैं मार्केट में वो भी ठीक है, आपको वो 3.5 लाख पहुंचा देंगे, 3.5 लाख में डाल देंगे उठा के आपको, लेकिन हमें तो 3.5 लाख में शामिल ही नहीं होना है, हमें तो 3.25 लाख में भी शामिल नहीं होना है, हमें तो ठेठ ऊपर के 200, 300, 400, 500 में जाना है। उसके लिए सारी चीज़ें बकवास हो जाती हैं और निश्चित रूप से हम कहेंगे हमारी चीज़ प्रामाणिक हो जाती है। तो हम जब पत्र लिखेंगे तो इस पत्र लेखन में 8 नंबर लाना, 7 नंबर लाना केवल पत्र लेखन की कमाई से होने वाला नहीं है। इस पत्र लेखन में 8 नंबर लाने के लिए आपका पिछला ग्रामर सही हो, जैसे हम पहले बार बार कहता आ रहा हूँ। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपके जहन में बात बैठ जाए। कई बच्चे तो ऐसे भी हैं जो लॉयन शेर की तरह उस बड़े पे ज़्यादा प्रयास करते हैं। बड़े पे हमारे पास बच्चे आते हैं, सर वो बड़ा वाला पहले करा दीजिए, और क्योंकि हम धांसू नंबर ले आएंगे, बाकी ग्रामर हमारे तो ठीक है, वो टेंशन वाला भी है, वो हो नहीं पाता है, तो सर उसको छोड़ो, आप तो बड़ा जो है ना, बड़े बड़े लड्डू हमें दिला दो। अब बड़े बड़े लड्डू हीरा कहाँ से दिला दें, क्योंकि हीरा तक जाने के लिए आपको मिट्टी के रास्ते से गुजरना होता है, तब जाके हीरा मिलता है। और बच्चे आते हैं सीधे हीरा कब्जा करना चाहते हैं, सोना भी नहीं चाहिए उनको, सीधे हीरा चाहिए। आपने पूरी 3 साल दे रखी है पढ़ाई में, और हिंदी इंग्लिश को आप 4 महीना भी नहीं देना चाहते। अरे तो भाई तुमने 4 साल जो दिए हैं इस 4th पेपर 1, 1st, 2nd, 3rd को 4 साल दे दिए तुमने, इसको कम से कम 1 साल तो बनता है यार, यही तो बनाएगा, 4th पेपर ही तो बनाएगा जो बनाना है। इसको तो 4 साल दे दिए, इसको तुम 2 महीने में पढ़ रहे हो। और ये ध्यान रखो, आपने जो बचपन से पढ़ा है ना हिंदी, वो कचरा हिंदी पढ़ा है, कुछ भी सही नहीं है। न तो आपके अध्यापकों को पढ़ाना आता था, नहीं आपने उस पर ध्यान दिया। पूरा का पूरा जो कम्पिटिटिव, मैं ऐसा नहीं कह रहा, कम्पिटिटिव के हिसाब से जो हिंदी चाहिए थी वो हिंदी आप पढ़ते ही नहीं पूरी ज़िंदगी भर। वही बोलचाल की हिंदी, औपचारिक हिंदी बोलते हुए आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं। आप सोचते हैं कि देखिए अंग्रेजी वाले में क्या होता है, अंग्रेजी भाषा जो है ना वो जैसी बोली जा रही है वैसे ही लिखा जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ स्लैंग का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान रखिए, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ, हम स्लैंग का प्रयोग नहीं करते अंग्रेजी में, हम लगभग वही औपचारिक ही इंग्लिश बोलते भी हैं और लिखते भी हैं, तो सब चल जाता है। लेकिन हिंदी में बड़ा ज़्यादा मामला अलग है, क्योंकि हम हिंदी में स्लैंग का प्रयोग बहुत करते हैं। हम या तो मेवाड़ी बोल रहे होते हैं, या ढूंढाड़ी बोलते हैं, या ब्रजभाषा बोलते हैं, या हम अलग अलग प्रांतों की भाषा बोल रहे होते हैं। जब हिंदी बोलनी पड़ती है तब फिर हम आते हैं औपचारिक हिंदी में, वही औपचारिक हिंदी हमसे पूछी जाती है। तो अंग्रेजी में ऐसा नहीं है, अंग्रेजी की जो है यहाँ पे कोई लोकल भाषा नहीं है। अंग्रेजी लोकल भी वही है, मानक भी वही है और अमानक भी वही है। तो इंग्लिश में तो जो कुछ सीखा लिख दो हो जाएगा, लेकिन हिंदी में जो कुछ सीखा, जो कुछ बोला है गांव घर में, उसको लिखोगे तो गलत हो जाएगा, वो आपका स्तर नीचे वाला दिखाई दे जाएगा। तो बहुत ही सावधानी से हमें हिंदी में प्रयास करने होते हैं। तो जब आप पत्र लिखते हैं, एक तो शुद्धता बहुत ही अपेक्षित है। आपको पता है शुद्धता तब आती है जब कोई बच्चा प्रत्यय सीख लेगा, उपसर्ग सीख लेगा, और बार बार कोशिश करके तत्सम शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग करेगा, या उन शब्दों का प्रयोग करे जो पत्रादि में मान्य हैं, सरल हैं, सहज हैं, तो फिर ये हो पाता है। तो एक तो शुद्धता, और दूसरा विषय वस्तु। देखिए अच्छे बच्चे भी, जब हम लेटर लिखना होता है तो लेटर लिखने में क्या होता है, हम लंबा लिख जाते हैं, या फिर हम कई बार विषय वस्तु इतना ज़्यादा बढ़िया लिखने की कोशिश करते हैं, सारा विषय वस्तु दूषित हो जाता है। विषय वस्तु ऐसा हो, आप जानते हो ना, जैसे कोई जानकार यदि तैराक होगा ना, तो जैसे वो पानी में छलांग लगाएगा तो छलांग लगाने की स्टाइल उसकी अलग होगी। अब जो तैरेगा के स्टाइल से जो तैरेगा, उसके प्रथम तैरने की क्रिया से ही पता चल जाता है कि ये बंदा जानकार है। ऐसे जैसे ही आप निबंध लेखन में, जैसे आप पत्र लेखन में प्रवेश करते हो, जैसे आप पहला वाक्य विन्यास लिखते हो, परीक्षक समझ जाता है कि ये नौसिखिया है या विशेषज्ञ है। तो विषय वस्तु वो होती है। आप जब विषय वस्तु लेते हो, क्योंकि प्रश्नों की प्रकृति को समझ के फिर 2, 4, 5, 7 लाइन फटाफट ऐसा लिखा जाता है, ऐसा लगता है कि मानो ये वास्तव में जानकार बंदा है, ये किसी
राजस्थान के विभाग में कार्यरत है, ऐसी अनुभूति जब दिला पाते हो आप, क्योंकि कुछ भी हो शुद्ध हिंदी वो लोग नहीं लिखते, या फिर वो लोग उनका एक फिक्स पैटर्न होता है, तो उस फिक्स पैटर्न को यदि सीख लेते हो आप तो हम विषय वस्तु अच्छा मानेंगे, कहेंगे आपको। विषय वस्तु वो चीज़ होती है जो प्रश्न, कई बार ऐसा भी होता है जो प्रश्न दिया हुआ रहता है उस प्रश्न को हम समझ नहीं पाते, समझते भी तो आधा अधूरा समझते हैं, हमारे मन में कुछ और चल रहा होता है, उस चल रहे हुए जो मन की बात है वो हम डाल देते हैं अपने उत्तर में, इसकी वजह से पूरा प्रश्न गड़बड़ हो जाता है, गलत हो जाता है। तो प्रारूप विषय वस्तु जो है एक ऐसी चीज़ है, काफ़ी अभ्यास से आ पाता है ये, और इतना अभ्यास हो जाए कि जैसे कोई किसी ऑफिस में कार्यरत व्यक्ति है, उसने पत्र लिखा ऐसा लगने लगता है। क्यों? कि उसमें कुछ सर्टेन शब्दावली है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अलग ढंग से लिखी जाती हैं, तो ये चीज़ें विषय वस्तु में हमें आता है ना। अब इसके बारे में कुछ कह नहीं रहा हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, आप सुन रहे हैं, हमारा जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है इसमें वो सुरक्षित संरक्षित है, इसे आप 2-2 बार सुन के समझिए कि क्या शुद्धता तब आती है जब आप खूब सारे व्याकरण का अभ्यास करते हो, खूब लेखन करते हो। विषय वस्तु चाहे कितनी भी बढ़िया आपका शब्द शुद्धि हो, श्रेष्ठ कोटि का, आप सीधे हिंदी के विद्वान हो आप, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप विषय वस्तु पे आते हो तब आपके पांव लड़खड़ाने लगते हैं। क्यों? कि इतना कुछ होने पर भी बाबुओं की एक भाषा फिक्स है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनके बाबुओं की भाषा फिक्स है, उस फिक्सेशन के तहत उसकी टच करना होता है, उसमें जो खुशबू है, उसमें जो मौलिकता है, उसको हमें टच करना होता है, तब जाके विषय वस्तु अच्छी होता है। प्रारूप के बारे में अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि आप एनसीईआरटी का प्रारूप लोगे या फिर आप उसका प्रारूप लोगे राजस्थान बोर्ड का, या फिर किसी बुक का प्रारूप लोगे। प्रारूप का ही मेरा टेंशन था, प्रारूप जो है विविधतापूर्ण है, तो प्रारूप में आपको किसको लेना है? प्रारूप में आपको लेना है हिंदी जो भाषा विभाग है उसका प्रारूप लेना है, तो भाषा विभाग वाला प्रारूप लेना है। और शब्द सीमा, देखिए न्यूटन ने वैज्ञानिकों ने कहा है कि वास्तव में जो सीखने का जो कार्य है ना वो अनुभव से होता है, तो अब उस साक्षात अनुभव तो आप ले नहीं सकते हो। आप में से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पहली बार एग्जाम देंगे आरएस का, तो क्या 4-6 बार अनुभव लिया जाए क्या इसको दे करके? ऐसा नहीं है। वहाँ जो अनुभव होता है वो अनुभव हम आपको बताएंगे कि अनुभव कैसे होते हैं। तो जो शब्द सीमा वाला अनुभव है बहुत ही बुरा अनुभव है मेरा। हमारे अच्छे अच्छे बच्चे शब्द सीमाओं के मामले में मात खा गए। देखिए यदि आप कोई पत्र लिखते हैं 10 अंक का, 10 अंक का पत्र लिखते हैं, है ना, और यदि आप एक नमूना लेता हूं मैं 10 अंक का, शब्द सीमा की बात कर रहा हूं मैं, शब्द सीमा, यदि आपने ऐसा पत्र लिखा है जिसमें कितनी पंक्तियां हो गई? ये 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, फिर हम ले रहे हैं 4 4 8, और ये कितने हो गए? 8 4 12, है ना, ये 12 पंक्तियां हो गई, 12 पंक्ति, ठीक है। शब्द सीमा 12 पंक्ति हो गई। अब हम दूसरा लेते हैं, ये हमारा पहला पैटर्न था, ठीक है ना, पहला पैटर्न है। दूसरे वाले पे यदि हम आते हैं तो इसमें हम शब्द सीमा लेते हैं इस तरह से, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, फिर हम ले रहे हैं तो इस वाले में 12 है और इस वाले में हमारा कुल 8 है। अब देखिए आप, इसमें 12 पंक्ति है, इसमें 8 पंक्ति है। ये लंबा भी करते हो यदि आप, अब 12 की बजाय 15 कर दो, कोई बात नहीं, आप 15 कर दीजिए। ये एक पैटर्न, दूसरा पैटर्न। अंक कितना है? इसका भी 10 अंक है और ये भी 10 अंक का है, दोनों 10-10 अंक के। समझना बात क्या कह रहा हूं मैं। ये 8 पंक्ति है, समझिए पहले, इनमें 8 पंक्तियां हैं
इनमें मैं कहूँगा ज़्यादा पंक्तियाँ, इनमें 15 है ना, इसमें 15 पंक्ति है। आपको क्या लगता है कि 15 पंक्ति वाला ज़्यादा अंक हासिल करेगा और जो 8 पंक्ति वाला कम अंक हासिल करेगा? ऐसा नहीं है। बस यहीं पर हमें सावधानी से अपना बौद्धिक, जो व्यावहारिक बौद्धिक बुद्धिमत्ता, उसका प्रयोग करना है। तो जब आप ये वाला लिखते हैं, ये वाला, हो सकता है ये वाला लिखने वाला आदमी 4 अंक हासिल करे, हो सकता है, और ये वाला लिखने वाला जो आदमी है वो 7 अंक हासिल करे, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा क्यों? ये 4 अंक, ये 4 अंक या 7 अंक या 8 अंक, क्यों? क्योंकि यही बताना चाह रहा हूँ। देखिए, रोटी चिपड़ी हो, बढ़िया गेहूं की हो, प्यार से परोसा गया हो, सब्जी में ज़्यादा घी नहीं हो, है ना, ठीक ठाक हो, तो प्यार से परोसा गया हो, आपको दिल से चाहने वाले ने आपको खिलाया हो और आपकी खुशामद की गई हो, है ना, आपका मनुहार किया गया हो, तो 4 रोटी से बहुत तृप्ति मिल जाती है। और आप भूखे प्यासे हो, आपको मोटा रोटला 3 दे दिया आपने, है ना, एक रोटले में 4 रोटियां रहती हैं, तो 3 रोटला मतलब 12 रोटी दे दिया आपको, ले खा ले हुरले, ऐसा कहकर आप दे दिया आपको। तो मुझे लगता है वो आपका पेट तो आप भर लोगे, आपका मन भी खराब, तन भी खराब, और आत्मा बिल्कुल बेकार हो जाएगी आपकी, मन मस्तिष्क दूषित हो जाएगा यदि अपमानजनक ढंग से मोटी मोटी रोटी भी दी गई है जिससे पेट खूब भर रहा है। तो ये उन्हीं में से आता है। इस तरह से जो लेखन है खूब सारा लिखते हैं बच्चे, क्या करते हैं, खूब लिखते हैं, क्योंकि उनकी आदत इतनी बुरी होती है। वो देखते हैं अपने पूर्ववर्ती परीक्षाओं में, विश्वविद्यालय की जो परीक्षा दी उन्होंने, उसमें ऐसी गंदी आदत पड़ जाती है, बिना मतलब की सिर पैर की बातें भर के लिखा जाता है। खास करके आर्ट्स के बच्चे जो हैं पेज भरने में, लॉ के बच्चे जो पेज भरने में विश्वास करते हैं। जब पेज भरते हो तो मोटी मोटी अपच करने वाली ये रोटियां होती हैं, इसमें कोई गुणात्मकता नहीं होती। तो एक बात है। दूसरी बात ये, जब आप पत्र लेखन कर रहे होते हैं, आरएस की बात कर रहा हूँ मैं, यदि आप आरएस का पत्र लेखन कर रहे हैं, आरएस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें होता ये है कि आपके पास टाइम नहीं होता है, आपके पास टाइम बहुत ही कम होता है। और टाइम जब कम होता है तो आप चाहे ये वाला लिखो चाहे वो वाला लिखो, नंबर आपको 10 में से देगा, वो नंबर 10 में से देगा। और यदि आपने ऐसा लिखा 15-15, 1600 लाइन का लिखा, 100 पेज का लिखा, तो उसमें परिणाम ये निकलेगा कि आपको नंबर भी कम देगा और 10 में से ही देगा। और यदि आपने इसकी बजाय 2 लेटर लिख दिया, ऐसा मैं तो कहता हूँ 8-8 पंक्तियों का, 7-7 पंक्तियों का 2 लेटर लिख दीजिए, तो 7-7 पंक्तियों का 2 लेटर कितने हो गए, 7 दूनी 14 पंक्तियाँ हैं, 14 पंक्ति में 2 लेटर लिखोगे आप, और 15 पंक्ति में 1 लेटर लिखोगे, तो आप विश्वास मानिए कि 14 में जो 2 लेटर लिखा है तो उसमें से 5-5 भी नंबर देगा, 10 नंबर हो जाएगा। और जब 15 पंक्ति का 1 लेटर लिखा है तो ये आपको 10 में से कितना नंबर मिलेगा, 6 नंबर मिलता है, मान लो वो भी सब ठीक ठाक है। तो 1 लेटर 15 शब्दों का आप लिख रहे हैं, 15 पंक्तियों का लिख रहे हैं, तो वो आपको मिल रहा है 6 नंबर, वो भी सही है तो। और खाली प्रारूप का अनुपालना करके, ठीक ठाक शब्दों का प्रयोग करके यदि आप 2 लेटर लिख रहे हैं तो आपको मिल रहा है 4-4, 8 भी लेते हैं, 5-5 भी लेते हैं तो 10 नंबर मिल रहा है। तो जाहिर इतना बड़ा लिख के भी आपको नंबर मिल रहा है कितना, 4 या 6 नंबर, है ना, या मतलब 6 नंबर आप कह सकते हैं, 6 नंबर ला रहे हैं। और इसको लिख के आप 7 नंबर हासिल कर रहे हैं, अगला जो लिख रहे हैं वो भी 6 अंक का है। तो काफ़ी, देखिए समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मुझे लगता है मैंने समझा दिया होगा आपको। मेरा मतलब ये है कि आपको कभी भी बड़े बड़े पत्र नहीं लिखने हैं, क्योंकि बड़ा पत्र लिखने वाला फंसता है। बड़ा, क्योंकि आप कोई अधिकारी तो हो नहीं, अभी तो आप अधिकारी बनने जा रहे हो। तो वास्तव में अधिकारियों के बीच में, विभागों के बीच में क्या क्या बातें होती हैं, कौन सी बात कैसे लिखी जाती हैं, उन सब के बारे में आपको अनुभव नहीं है।
इसलिए शॉर्ट एंड स्वीट लिख के जब बच जाते हो तो परीक्षक को लग जाता है कि ये शायद जानता है। लेकिन जब आप लंबा लिखते हो तो परीक्षक के सामने आपका जो बनियान है ना वो खुल जाता है, आपका शर्ट उतर जाता है, आपकी हकीकत दिख जाती है बड़ा लिखने में। इसलिए बड़ा लिखने से बचना चाहिए, क्योंकि एक तो हम नंगे होते हैं और दूसरा हमारे पास समय नहीं होता है। जो मूर्खता करते हैं लंबा लिखने में वो हमेशा धोखा खाते हैं। अभी 2 वर्ष के पेपर की प्रकृति, वही अनुभव की बात कर रहा हूँ, 2 वर्ष के पेपर की प्रकृति ये है कि हम बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं, लंबा लंबा लिख रहे हैं, नंबर भी 3-4 मिलेंगे और समय वेस्ट हो रहा है। आपका 1-2 चीज़ बातें छूट जाती हैं। आपको निबंध लिखना है, निबंध में चिंतन करो। आपको और भी पत्र लिखने हैं, वो भी, उसमें भी शुद्धता और एक्यूरेसी होनी चाहिए, उसमें समय चाहिए चिंतन के लिए। आप पल्लवन करेंगे, आप संक्षेपण करेंगे, उसके लिए होमवर्क चाहिए, तो सब कब होगा? इन सब में समुचित समय चाहिए। इसलिए ज़्यादा लंबा लिखना जो है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा काम है। बहुत कम, मैंने बताया ना, 15 पंक्ति की बजाय आपको 7 पंक्ति में, 8 पंक्ति में शॉर्ट एंड स्वीट लिख के आगे बढ़ना है। अतः छोटा लिखा जाना बड़े लिखे जाने से 2 तरह से फ़ायदेमंद है। एक तो बड़ा लिखने से आपकी अशुद्धियाँ सामने आती हैं और बड़ा लिखने से आपका समय वेस्ट होता है। समय वेस्ट होने की वजह से दूसरे प्रश्न प्रभावित होते हैं, अंक आपको इसमें कम मिलते हैं। और जब छोटा शॉर्ट एंड स्वीट लिखते हो तो उसमें आपको एक तो आपकी जो कमियां हैं वो नज़र नहीं आती हैं, नंबर 2 आप उतने ही समय में 2 प्रश्न कर सकते हो और बचे हुए समय का सदुपयोग आप अन्य प्रश्नों को ठीक करने में कर सकते हैं। ये बात यदि किसी की समझ में आ गई है तो समझो उसके 7-8 नंबर और उनसे आगे आएंगे निश्चित है। अभी जो हम बात कर रहे, देखिए कभी भी किसी काम को आरंभ करने से पहले उसकी पूर्ण तैयारी अच्छी हो जानी चाहिए। तो मैं कल पत्र लेखन पे कैसे पूर्ण तैयारी होनी चाहिए उसकी चर्चा आज ही कर ली है। और कल मुझे पता है मैं चाहूँ तो पत्र को 2 पेज में लिख सकता हूँ, बिल्कुल स्वाभाविक भी हो सकता, लेकिन उससे क्या हो रहा है, क्योंकि रटना तो है नहीं आपको, उससे होगा क्या, आपका दूसरा समय जो है अन्य पेपरों का, अन्य प्रश्नों का, वो आपका व्यर्थ जाएगा। इसलिए शब्द सीमा वाली बात पे हम बहुत ज़्यादा आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। समझे? शुद्धता वाली बात क्लियर हो गई। यह शुद्धता 1-2 दिनों का बिजनेस नहीं है। यह शुद्धता लगातार 5-6 महीने लगे रहोगे, लिखते रहोगे, दिखाते रहोगे तो शुद्धता आएगी। और उनकी बात छोड़ दीजिए जो संधि, समास, कारक, प्रत्यय बढ़िया से नहीं जानते, वो शुद्धता के बारे में वो भ्रांत रहेंगे। तो निश्चित है लिखते रहिए, लिखते रहिए, जानते रहिए। मानक हिंदी कैसे लिखी जाती है उसको देखिए, तो शुद्धता ये हो गई। विषय वस्तु, जैसे मैंने बताया, विषय वस्तु वो ऐसा एक स्वाभाविक है। देखिए जैसे एकदम गांव का बच्चा या बच्ची चाहे कितनी भी अंग्रेजी पढ़ ले, यदि उसे ठीक से ट्रेनिंग नहीं दी गई है, जब वो अंग्रेजी बोलेगी या हिंदी बोलेगी या बोलेगा तो उसके गांव की भाषा की खुशबू उसकी भाषा में आ जाएगी। बताया जा सकता है कि ये बंदा इस गांव का है, ये बंदा इस ज़िले का है। तो ये जो विषय वस्तु होती है कुछ इसी तरह की होती है। बहुत कुछ उन बातों को लिखी जाती है जो बातें एक्सपर्ट अपने पत्रों में लिखते हैं। IAS अधिकारी या RS अधिकारी या बाबू लोग सालों साल से जिस पैटर्न को करते आ रहे हैं उस पैटर्न के पास हमें पहुंचना होता है। ये तभी हो पाता है, विषय वस्तु को हम तभी ले पाते हैं, उस भाषा को तभी टच कर पाते हैं जब हमारी खूब प्रैक्टिस हो। शुद्धता, विषय वस्तु। प्रारूप, जैसा मैंने बताया, प्रारूप आपको NCERT की नहीं लेनी है, प्रारूप आपको किसी किताबों की नहीं लेनी है, प्रारूप आपको इवन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी नहीं लेना है, प्रारूप आपको किसी अखबार का नहीं लेना है, प्रारूप आपको किसी विभागीय प्रारूप को भी नहीं लेना है। जो निदेशालय छोड़िए, मैं तो कहता हूँ जो सचिवालय है उनका भी प्रारूप आपको नहीं लेना है, क्योंकि सचिवालय में सारे राजा लोग बैठे हुए हैं, वो अपने मन से अपने काम करते हैं। वो कभी हिंदी के नियमों को फॉलो करने के लिए उनकी बाध्यता नहीं होती है, उनका जो जज गया लिख देते हैं। लेकिन जो आपका हिंदी का प्रोफेसर जो कॉपी चेक करेगा वो विवेक, वो जो आपका जो अधिकारी गण है उनके हिसाब से नहीं करेगा, वो भाषा विभाग के अनुसार जो प्रारूप बना होता है उसको करेगा। इसलिए हमें भाषा विभाग का जो प्रारूप है उसको फॉलो करना चाहिए। वही प्रारूप मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बताऊँगा।
और शब्द सीमा जैसा मैंने बताया, शब्द सीमा ऐसी खतरनाक चीज़ है कि आप 20 शब्दों का एक शानदार पेपर लिख रहे हो, आपको नंबर मिल रहा है 10 में से 4 5, और 10-10 शब्दों का 8-8 पंक्तियों का 2 लेटर लिख रहे हो आप, 8 दिन 16 पंक्तियों में आप 2 लेटर लिख पा रहे हो, और 15 और 16 18 में 1 लेटर लिख रहे हो, तो आप विश्वास मानिए जो बड़ा लेटर लिखा आपने उसको आपको पूरे 10 नंबर मिलने वाले नहीं हैं, उसमें आपको नंबर मिलेंगे कम, निश्चित रूप से कम मिलेंगे। कितने? 5। और जो आपने छोटा छोटा 2 लिखा है, थोड़ा भी प्रक्रिया की पालना की है, तो हो सकता है उसमें 5-5 मिल जाए, यानी 10 नंबर मिल जाए आपको, और बहुत बढ़िया है तो 6-6 7-7 भी मिल सकते हैं। तो कहाँ तो आपको 12 नंबर मिल रहे हैं उसी समय में, उसी चीज़ में, और कहाँ आपको एक लेटर को लंबा लिखने में नंबर कितने मिल रहे हैं आपको? 5 नंबर मिल रहे हैं, जस्ट डबल हो जाता है। तो बहुत से बच्चों ने, इस बार की जो परीक्षा हुई थी उसमें बहुत से बच्चों ने ऐसी ही गलती की थी। तो शब्द सीमा वाली बात जो है ये भी महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है मैं पत्र लेखन के मामले में जो चीज़ें हैं उनको मैं एक बार फिर से मैं सारांशतः कह देना चाहता हूँ। यदि आप इसको कर लेते हैं, यदि इसको कर ली, क्योंकि आगे जो पत्र लेखन की बात शुरुआत करेंगे, आपको यदि ये फॉलो, देखिए ये चीज़ आपको कहीं मिलने वाली नहीं है, बता दूं आपको, जो मैं बता रहा हूँ ये पूरा पिछले 10 साल के अनुभवों के आधार पर सारी बातें बता रहा हूँ मैं आपको। इसको यदि फॉलो कर लिया, इसके बाद तो कुछ नहीं है, खटाखट हम बताते जाएं, रट्टा मारते चलो, देखते चलो, लिख के दिखाते चलो, हो गया काम। ये चीज़ आपको मिलनी मुश्किल है जो मैंने बताई है आपको। तो आइए इस पर फिर से मैं सारी बातों को संक्षेप में ले लेता हूँ ताकि आप पत्र लेखन में अग्रणी बने। अभी तक आपने जो वो दिखाया था, पल्लवन दिखाया था, पल्लवन में देखा कितनी टेक्निकल बातें थी। तो आज मैं पत्र लेखन में जो टेक्निकल बातें हैं उसको ले लेते हैं। नंबर 1, यदि व्याकरण के अंक 40+ हैं तो पत्र में 7+ मिल सकते हैं। शर्तें लागू। पहला टॉपिक तो ये है, यानी पत्रादि में आपको नंबर मिल सकते हैं 7+, यदि व्याकरण में 40+ अंक हैं। व्याकरण में 40+ अंक नहीं है 50 में से, तो रहने दो, फिर तो रहने दो, भगवान भरोसे चलो फिर तो, है ना। नंबर 2, पत्र में शब्द वाक्य शुद्धता, शब्द वाक्य शुद्धता, चिन्हों का प्रयोग, चिन्हों का प्रयोग, सावधानतया करने हैं। छोटी सी बात आपका इंप्रेशन बिगाड़ देती है। मैं बढ़िया सूटेड बूटेड होके कहीं जाऊं और पता चला जो हमारा लाल रंग का टाई है उसमें चाय की दाग है, उसमें ऐसा कोई दाग है जो चाय का या पान का दाग लग रहा हो, धब्बा लग रहा हो, तो हमारा सूटेड बूटेड सब बेकार जाता है। क्योंकि हम सूटेड बूटेड हैं और पता चला टाई में कलंक है, टाई में दाग है, तो ये शो करता है कि ये महा लापरवाह है, महा संवेदनहीन है, सौंदर्य बोध रहित है,
और ऐसे व्यक्ति कैसा पागल है, इस तरह की अभिव्यक्ति आपको बाहर से मिलती है यदि आप सुटेड बुटेड होने के उपरांत भी। तो आप जब भाषा लिखते हैं ना, तो लिखते समय जो आप में जो अशुद्धि होती है वो धब्बा होता है। उस धब्बे से परीक्षक समझ जाता है कि लापरवाह है, इसको अभी सीखने की आवश्यकता है, इससे 2 साल और पढ़ने दो। ऐसी वो मन में बात सोच के आगे बढ़ता है। इसलिए पत्र में शब्द वाक्य शुद्धता चिन्हों का प्रयोग सावधानतया करने हैं, ठीक है ना। वहाँ आपका कोई जीजा जी नहीं बैठे हैं, वहाँ कोई आपके मामा जी नहीं बैठे हैं, वहाँ कोई आपके माता जी नहीं बैठी ना पिताजी बैठे हैं। वो तो क्रूरता के साथ आपकी शुद्धता का निरीक्षण करके आपको अंक देने वाले बैठे हैं, और वो पास करने नहीं बैठे, वो फेल करने के लिए बैठे हैं। हर छोटी छोटी बात को महत्वपूर्ण बना करके वो लोगों को छांटते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत सावधान होने की आवश्यकता होती है। नंबर 3, प्रारूप मेरे द्वारा प्रदत्त प्रारूप का फॉलो करना है। मेरे द्वारा प्रदत्त प्रारूप जो है मेरे द्वारा प्रदत्त के अनुरूप हो। मैंने बता दिया मेरा प्रारूप कौन सा है, ठीक है ना। चौथी बात मैं लेना चाह रहा हूं, शब्द सीमा। शब्द सीमा अनुकरणीय है। यथासंभव छोटा। है ना। और पत्र लेखन की जो 5वीं बात है वो है जो थोड़ी देर पहले लिखी थी हमने, है ना। तो शब्द सीमा अनुकरणीय यथासंभव छोटा, और जो आपका विषय वस्तु है विषय वस्तु स्वाभाविकता है ना। विषय वस्तु जो स्वाभाविकता है पत्र की, वो लच्छेदार न होकर के बिल्कुल बाबू की भाषा हो, जो परंपरा से चलती चली आ रही भाषा है, उस भाषा को हम टच कर पाएँ। क्योंकि आज तक हम लोग अलग तरह की चीज़ों के अभ्यस्त थे, स्कूल कॉलेज की भाषा के अभ्यस्त थे, अनौपचारिक औपचारिक हिंदी के अभ्यस्त थे। अभी अभी हम निकले हैं हिंदी सीखते हुए, हम ऐसे एक आदर्श हिंदी के अभ्यस्त हैं। लेकिन वो लोग जो है ना, पत्र लेखन में आदर्श हिंदी नहीं लिखते, उनकी एक बाबुई हिंदी बोले हम, वो एक अलग तरह की होती है। उससे हम परिचित होकर के थोड़ा सा उसका सुगंध, उसका टच देकर हमें लिखना होता है। तो यदि आपने पंच थ्योरी का ध्यान रख लिया, हमारा लक्ष्य देखिए क्या है, 7+। ये कब होगा? तो 4 बातें, 40+ तो आपका पहला हो, शब्द वाक्य शुद्धि चिन्हों का प्रयोग दूसरा तथ्य आपके सामने है, और प्रारूप मेरे द्वारा प्रदत्त हो, आपका मनमाना नहीं हो, आप कहीं किसी कचरे से उठा के नहीं लिखेंगे। शब्द सीमा अनुकरणीय हो, अनुकरणीय से मतलब है यथासंभव कम हो, छोटा हो। शब्द सीमा बड़ा लिखोगे फंस जाओगे, जो बताया जा रहा शॉर्ट एंड स्वीट। और विषय वस्तु ऐसी हो जो स्वाभाविकता से भरी हुई हो, ऐसा लगे कि आप ही हो उस ऑफिस के मुख्य व्यक्ति जो भाषाएं लिखता है, जगह जगह सारे विभागों को पत्र भेजता है,
तो उसकी प्रकृति को हम जानना है और भाषा की जो खासियत है उसको पहचानना है। यदि ये 5 चीज़ें हम कर पाते हैं तो हम 7+ मार्क्स ला सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने आज मेरे इस पाठ से, आज मेरे इस उद्बोधन से बहुत बड़ी बात सीखी होगी, क्योंकि मैं आपको 130+ से ऊपर जाने का निमंत्रण देता हूँ। आपसे स्वीकार कीजिए। देखिए स्वीकार क्या, मैंने जब पल्लवन करवाया था उसमें ले दे के 4-5 लोगों ने पल्लवन दिखाया। अब पत्र चलेगा जब तक आप दिखाओगे नहीं। अच्छा, जो बहुत होशियार बनते हैं उनकी भी गलतियाँ आ रही हैं, और जिन्होंने दिखाया नहीं तो उनकी पता नहीं कितनी गलतियाँ होंगी। हाँ, ये बात अलग है कि आप 130 नंबर नहीं लाना चाहते, आप 100 नंबर तो सॉरी मैं गलत हूँ फिर तो। यदि कोई 100 नंबर लाना चाहता है तो कुछ नहीं, मेरी कही बातों पर ध्यान देते चलो, यथासंभव कोशिश करो। 100 नंबर 90, 95, 100 नंबर आ जाएंगे आपके। मैं हर बार क्या सोच लेता हूँ कि अपनी तरह सबको टॉपर बना दूँ, तो क्या करें, उसमें फ़ायदा है आपका, इसलिए मैं सोच लेता हूँ। क्योंकि मैं भाई टॉपर रहा हूँ। देखो मैं स्कूल से लेके कॉलेज तक, स्कूल में तो ऐसे भोंदू था, मैं ज़्यादा होशियार नहीं था, लेकिन इसके बाद जब भी हमें मौका मिला हमने पहला स्थान हासिल किया, चाहे आरपीसी का हो चाहे किसी भी क्षेत्र में कहीं भी हो, हमने अपने विषय में टॉपर। तो मैं सोचता हूँ मेरे पढ़ने वाले, मेरे साथ आप सब हमारे मित्र हैं, तो आप हमसे जुड़ के टॉपर्स नहीं बन पाए तो मतलब क्यों? आप भी चाहते हैं कि, मैं तो कहता हूँ आपका 10 नंबर कम भी आए ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड में 10-10 नंबर कम आए तो वो 30 नंबर 10-10-10 30, 4 पेपर में फर्स्ट पेपर में 10 कम, सेकंड में 10 कम, थर्ड में 10 कम आए तो वो 30 नंबर यहाँ ले आओ। भाई 100 नंबर तो आपका है ही, आप ज़्यादा मत करो, 100 नंबर तो आपके आएंगे ही आएंगे यदि हमसे जुड़ गए हो तो, ठीक है। और बाकी जो 30 नंबर है ना, वो इसकी कमी, तो ये समझो आप हिंदी नहीं पढ़ रहे हो, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ रहे हो, क्योंकि चाहे जितना भी जोर लगा लो नंबर आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड में कम ही आने वाले हैं। तो आप मेरी बात ध्यान रखिए, पत्र लेखन में यदि इन बातों का ध्यान रख लेते हैं तो समझिए आपका बेड़ा पार है, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे आप। तो मैं आज अपने वक्तव्य को यहाँ विरमित कर रहा हूँ। मैं कल पुनः पत्र की बात को लेकर आगे बढ़ेंगे। हम सबसे पहले लेंगे प्रशासनिक पत्र, सरकारी पत्र, इसके बाद अर्ध सरकारी पत्र, और फिर इसके बाद हम लेंगे सर्कुलेशन। इस तरह 3-4 पत्र हम लेंगे। 2 दिन में 4 पत्र हो जाएंगे, अगले 2-3 दिन में 4। और जो प्रारूप है, मैंने बताया ना, एक पत्र है 4 का ग्रुप, एक प्रारूप का 4 ग्रुप है, और दोनों में से प्रश्न आते हैं तो उसको हम लेते हैं। तो चलिए मैं स्वयं को विरमित करता हूँ और कल फिर से आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। मैं कल बहुत, ये मेरे बस में नहीं था कि, क्योंकि ट्रेन वगैरह जो है ना आजकल अव्यवस्थित चल रही हैं, तो इसकी वजह से हम उपस्थित नहीं हो पाए। आए लेकिन 12 के बाद आ पाए थे जयपुर, इसलिए मैं कल उपस्थित नहीं हो सका। तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास के लिए। चलिए मैं विरमित करता हूँ स्वयं को। कल पुनः नए आइडिया लेके, नई बातों को लेके मैं उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।